बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुतल्लिक़ बड़ा ही हैरानकुन इंकशाफ़ किया है और ये इंकशाफ़ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने लाहौर लिबर्टी चौक से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने से पहले एक इंटरव्यू के दौरान किया। ये इंटरव्यू इमरान ख़ान ने किसको दिया, कहाँ पे दिया और दौरान इंटरव्यू इमरान ख़ान ने आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक़ किस किस्म का हैरानकुन इंकशाफ़ किया है, ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्लानिंग की है, हिकमत अमली तैयार की है, उसे इत्तेहादियों की जानिब से क्यों मुस्तरद कर दिया गया है, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया था, उस केस में आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के 3 रहनुमा अली नवाज़ अवान, असद उमर और फैसल जावेद ख़ान की अबूरी ज़मानत को 7 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी ज़मानत में तौसीअ दे दी गई है। आज ATC अदालत में तीनों मुल्ज़मान की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान जो है वो अदालत में पेश हुए। तीनों मुल्ज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त डॉक्टर बाबर अवान ने जज साहब के सामने पेश की और इस्तदा की कि इमरान ख़ान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले हैं आज लाहौर लिबर्टी चौक से और ये तमाम जो PTI के रहनुमा हैं वो आज अपने लीडर इमरान ख़ान के साथ लाहौर में मौजूद हैं, तो उनकी जो ज़मानत है उसको भी एक्सटेंड किया जाए और आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना भी दिया जाए। तो जज साहब ने बाबर अवान साहब के इन दलाल के ऊपर 7 नवंबर तक तीनों मुल्ज़मान की ज़मानत को एक्सटेंड भी कर दिया और आज की अदालती हाज़िरी से उन्हें इस्तिस्ना भी दे दिया। इसके अलावा नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो महकमा एंटी करप्शन की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, जिसकी मनसूखी के लिए राना सनाउल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से अहमद अवैस जो कि साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो पेश हुए और जो DG एंटी करप्शन है वो भी अदालत के सामने पेश हुए। जज साहब की जानिब से DG एंटी करप्शन से ये सवाल पूछा गया कि सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या अभी भी आपके महकमे को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी दरकार है? जिस तरीके से गलत बयानी करके ये वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं, क्या आपका ये महकमा अब भी चाहता है कि राना सनाउल्लाह को इस गलत बयानी पे हासिल किए गए अरेस्ट वारंट पे गिरफ़्तार किया जाए? जिस पर DG एंटी करप्शन ने कहा कि हमारा जो महकमा है वो राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना नहीं चाहता। जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया है, लेकिन अगर आप कहते कि आपने राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करना है, उनकी गिरफ़्तारी मतलूब है, तो आपको सबसे पहले जिस तरीके से आपने ये वारंट गिरफ़्तारी हासिल किए उसकी वजाहत आपको देना पड़नी थी और हो सकता है कि वो वजाहत देने के दौरान जो है वो आप अपना जो ओहदा है उससे भी हाथ धो बैठते। लेकिन बहरहाल अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ़्तारी मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मामला निपटा दिया। DG एंटी करप्शन की जानिब से बताया गया कि चूँकि चालान जो है इस केस में पेश हो चुका है, तो अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा। तो अदालत की जानिब से मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट को रेफ़र कर दिया गया और साथ में महकमा एंटी करप्शन के हुकाम से और DG से ये कहा गया कि इदारा जो है वो उसे किसी तरीके से सियासी आलाकार नहीं बनना चाहिए, कोई भी उसे सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल ना करे। और जैसे सदाकत अली ख़ान ने कहा कि इस बात को नोट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि एक हुकूमत आती है वो मुकदमात बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है वो उन मुकदमात को ख़त्म कर देती है, तो इदारों को किसी सियासी जो है वो किसी का सियासी आलाकार या टूल जो है वो नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो राना सनाउल्लाह ने हिकमत अमली बनाई है कि कैसे उन्हें निपटना है, कैसे उन्हें केटर करना है, उनके साथ निपटना है, तो इस हवाले से जो हिकमत अमली बनाई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान मौजूद थे, जिसमें वज़ीर इत्तलात मौजूद थे, सेक्रेटरी दाखिला मौजूद थे, वज़ीर जो है वो दिफ़ा, वज़ीर दाखिला और उसके अलावा DG आयशा भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान नाज़रीन, जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान यानी वफाकी वज़रा मौजूद थे, उनकी जानिब से जो सिक्योरिटी एहलकारों को गैर मुसल्लह रखने की हिकमत अमली बनाई गई, यानी लॉन्ग मार्च के साथ डील करने के लिए, निपटने के लिए उसकी मुखालफत की गई। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों की जानिब से ये कहा गया इस इजलास में वज़ीर आज़म को और बाकी तमाम शुरा को
कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, दरअसल वो एहतजाज नहीं बल्कि शहर इक़्तिदार के ऊपर यलगार करने के लिए आ रही हैं। और इन फसादियों के साथ निपटने के लिए जो एहलकार हैं उन्हें मुसल्लह करना होगा, उन्हें जो है वो पूरी तरह से इक्विप करना होगा। और ये कहना कि उनके साथ जो लॉन्ग मार्च इमरान खान लेके आ रहे हैं, उनके साथ जो लोग आ रहे हैं, ड्रोन के साथ या एहलकारों को गैर मुसल्लह करके उनसे निपटा जा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तो आज लाहौर लिबर्टी चौक से उसका आगाज़ होने जा रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो लॉन्ग मार्च अभी उसका आगाज़ नहीं हुआ था, लेकिन लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो चुके थे। लेकिन देखना ये होगा कि अब अपनी इस प्लानिंग को, इस हिकमत अमली को राना सनाउल्लाह साहब जो है वो किस हद तक और कैसे जो है उसको रिवाइज़ करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक एक और ख़बर भी है जो यहाँ पे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को PTI की लोकल क़यादत की जानिब से, अली नवाज़ अवान की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि G9 और H9 श्रीनगर हाईवे पे जो ग्राउंड है वो हमें मुख्तस किया जाए, उस पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए जाएँ, क्योंकि PTI वहाँ पे अपना जलसा करेगी, अपना सिट इन करेगी। तो आज इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त के सिलसिले में PTI के रहनुमाओं को अपने ऑफिस में बुला लिया है। डॉक्टर बाबर अवान को बुलाया गया है, अली नवाज़ अवान को बुलाया गया है, दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं उनको बुलाया गया है। और 2 बजे के बाद ये मीटिंग होगी और उसमें जो वेन्यू है कि कहाँ पे ये जलसा होगा, सिट इन होगा, उस हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं और जो ज़ाब्ता अखलाक है उसका तयन किया जाएगा। और ये ज़ाब्ता अखलाक बनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हैं, जो 25 मई 2022 का फ़ैसला जब इमरान खान साहब जो है अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है, उनमें तय किए गए पैरामीटर्स को भी जो है वो मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। और इससे जुड़ी एक और ख़बर भी है कि आज इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। तो लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ PTI के अंदर से ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, तो ब्लैक मेलिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है। PTI के रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी ने आज एक ट्वीट भी किया है और TV की मीडिया के ऊपर उनकी खबर भी चली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो PTI को छोड़ रहे हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो पंजाब असम्बली की रुकनीत से भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और साथ में खुर्रम लगारी ने ये भी दावा किया है कि उनके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि PTI के 4 से 5 अरकान और भी हैं। इससे पहले 2021 में भी इसी किस्म का दावा खुर्रम लगारी ने किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ रहे हैं। उन्हें 4 से 5 लोगों की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन उस वक्त भी PTI के साथ मामला तय पा गए थे और ख़बर ये निकली थी कि अपने काम कराने के लिए, तरक्याती फ़ंड्स लेने के लिए, ओहदे लेने के लिए और मरात लेने के लिए वो ब्लैकमेलिंग जो है उस वक्त ये खुर्रम लगारी साहब जो है मुबैना तौर पे कर रहे थे। और अब भी उन्होंने जिस किस्म का ऐलान किया है कि PTI को छोड़ देंगे, सूबाई असम्बली के से रिज़ाइन कर जाएंगे, तो इस मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं, तो उनका ये ऐलान जो है वो महज किसी ब्लैक मेलिंग से, मुबैना ब्लैक मेलिंग के मुतरादिफ नज़र आता है। आज़म सवाती साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने 2 नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये 2 मेरे मुल्ज़मान हैं। ये मुल्ज़म का लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था कि ये 2 मेरे मुजरिम हैं जिन्होंने मुझे हिरासत के दौरान मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया है। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है वो ISI के आला अफसरान हैं। क्योंकि आज़म सवाती साहब ने नाम लिया है तो हम भी आपको उनके नाम बता देंगे। एक फैसल फरीद साहब का उन्होंने नाम लिया है, दूसरे जो सेक्टर कमांडर हैं ISI के इस्लामाबाद के फ़हीम साहब, उनका इन्होंने नाम लिया है। तो ये इस किस्म से, इस तरीके से जो है वो आज़म सवाती साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब देखते हैं कि इस पर कोई प्रॉब होती है, नहीं होती, वैसे और महकमे का भी कोई रिएक्शन आता नहीं आता, लेकिन इल्ज़ाम बहुत संगीन लगाया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये इल्ज़ाम लगाते हुए आज़म सवाती साहब के पास कोई ऐसा सबूत भी है, जब अगर किसी फोरम के ऊपर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ होता है तो वहाँ पे वो शवाहिद जो है वो आज़म सवाती साहब वहाँ पे फराहम कर सकें। सबसे जो डाउटफुल चीज़ नज़र आती है वो शवाहिद की अवेलेबिलिटी, सबूतों की दस्तयाबी नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि मीर जाफ़त का, मीर सादिक का और इसके अलावा न्यूट्रल का, जानवर का, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जब सबूत की बात की जाती है तो सबूत के हवाले से महज बयानात के अलावा कुछ सरफेस जो है वो नहीं किया जाता। अब आर्मी चीफ से मुतल्लिक क्या इंकिशाफ किया है इमरान खान साहब ने, नेगेटिव इंकिशाफ किया है, पॉजिटिव इंकिशाफ किया है, ये फ़ैसला तो आप करेंगे। एक तो नाज़रीन खान साहब ने कहा, कल आमिर मतीन साहब को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि DGISI और DGISPR ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इदारा कहता है कि हम सियासत नहीं कर रहे, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सियासत नहीं है? और फिर उन्होंने कहा कि MI6 जो है बरतानिया में, क्या वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है? मैंने तो उसे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा।
तो मेरा इस पे इनपुट ये है, मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि जो ख़ान साहब ने बात की, अगर इस एक मोमेंट के लिए इसको आप दुरुस्त भी तस्लीम कर लें कि बरतानिया में ऐसा नहीं होता कि MI6 का जो सरबराह है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें कुछ रेवलेशन करे, लेकिन बरतानिया में ये भी नहीं होता कि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर हो वो अपने आर्मी चीफ से कहे कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता हूँ, इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, नो कॉन्फिडेंस को तुमने नाकाम बनाना है। तो बरतानिया में ये भी नहीं होता। और बरतानिया में ये भी नहीं होता कि जिस वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आए और फिर वो अपोजिशन में आने के बाद उसी आर्मी चीफ को जो है वो मीर जाफ़र कहना शुरू कर दे, मीर सादिक कहना शुरू कर दे, न्यूट्रल कहना शुरू कर दे, गद्दार कहना शुरू कर दे, जानवर कहना शुरू कर दे। तो बरतानिया में ये भी नहीं होता। इसकी भी मिसाल फिर खान साहब को देनी चाहिए थी। खान साहब ने कहा, बल्कि खान साहब ने एतराफ़ किया कि जब मैंने कहा था, जब मेरी आर्मी चीफ के साथ बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई थी, ये मार्च की वो बात कर रहे थे कि अगर आपको तौसीह वो दे रहे हैं तो मैं भी आपको दे देता हूँ। यानी खान साहब ने इस इंटरव्यू में एक और एलिगेशन और संगीन एलिगेशन जो है वो एक आर्मी चीफ के ऊपर लगाया है। नाम छोड़ दें, जो भी नाम है आर्मी चीफ का, ये आर्मी चीफ के ऊपर एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लगाया गया है। और उसकी परसेप्शन ये है, यानी खान साहब ये कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से कहा, जनरल बाजवा से कहा कि अगर वो आपको तौसीह दे रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ, और शर्त यह है कि मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है उसको आप नाकाम बना दें। यानी खान साहब जो हैं वो मुल्क के आर्मी चीफ को बिकाऊ माल समझ रहे थे और ये इंप्रेशन ले रहे थे कि मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है उसे कामयाब बनाने के लिए बाजवा साहब को उन्होंने एक्सटेंशन की ऑफ़र की है, यानी उनको ख़रीद लिया है। और मैं आपको ख़रीदने के लिए मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि मैं आपको लामहदूद, ताहयात नहीं, कल असद उमर साहब कह रहे थे कि ताहयात तो एक्सटेंशन हो नहीं सकती, खान साहब ने कहा कि लामहदूद एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मेरे खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आप नाकाम बनाएं। लेकिन बाजवा साहब ने जैसे कहा कि मार्च 2021 में जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे, कल DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उसके बाद सियासी मामला से फ़ौज को ख़ुद को मुकम्मल तौर पे कता ताल्लुक़ कर रखी है। तो बाजवा साहब ने वो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया और अब भी उनका यही मौक़िफ़ है कि वो अपने वादे के मुताबिक मुद्दत मियाद ख़त्म होने के बाद अपने घर चले जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर खान साहब से ये भी सवाल पूछा जाए, सवाल की बात हो रही है कि क्या बरतानिया में ऐसा होता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जिसके ख़िलाफ़ आइन के तहत उनके सियासी मुखालफिन, अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ जो है, अपोजिशन का आइन के अंदर जो है वो ज़िक्र मौजूद है, आइन अपोजिशन का एक रोल जो है डिफ़ाइन करता है, उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन आर्टिकल 95 के तहत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता फराहम करता है, अदम एतमाद की तहरीक लेके आई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह ऐसा किरदार नहीं है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो अपना हल्फ उठाता है, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग ए रुकने मेंबर नेशनल असम्बली, कि मैं अपने हल्फ को प्रिजर्व करूँगा, उसको डिफेंड करूँगा, उसका दिफा करूँगा। तो क्या वो आइन का ये दिफा कर रहे थे, उसको प्रिजर्व कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आप एक फ़ौज को जिसका सियासी मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं और खुशकिस्मती से मौजूदा अगर लीडरशिप ने फ़ैसला कर लिया कि फ़ौज सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी, तो आप अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और फ़ौज से भी कह रहे थे कि वो भी अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी मामलात में खुद एक्सटेंशन लें और आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएं। तो ये नाज़रीन आज का हमारी तफसीलात थी, लेकिन जाने से पहले मैं देख लूँ, मैंने एक और ख़बर भी नोट की थी। हाँ जी, अहमद जवाद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के शामिल हुए थे मुस्लिम लीग नवाज़ में, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ को भी, कल उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ को भी खैराबाद कह दिया है। और ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ को खैराबाद कह दिया, बल्कि सियासत से भी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से 2 सफ़ात का जो उन्होंने लेटर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा है वो बड़ा ही पढ़ने के लायक है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आंखें खोल देने के मुतरादिफ हैं। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।